नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर योगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गांधी पार्क देहरादून से इसका शुभारंभ किया गया और यह आयोजन सुबह में आयोजित किया गया और गांधी पार्क से शुरू होकर घंटाघर, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक होते हुए एमकेपी कॉलेज तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए योग की महत्ता पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है जो तन और मन दोनों को स्वस्थ और सशक्त बनाता है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रन फॉर योगा जैसे आयोजन समाज में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, छात्र, अधिकारी और आम नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। मुख्यमंत्री ने सभी से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह भी किया ताकि वे स्वस्थ, खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी सके। इस आयोजन ने योग के महत्व को नए सिरे से उजागर भी किया है और लोगों को एकजुट किया है। योग नीति इस बार लेकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन की प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग जन का योग बने, घर घर का योग बने। योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का प्रमुख साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन करना है उस पर भी राजधानी, योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी, दोनों हाथ पकड़े हुए थे। यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड से हमारा हरिद्वार इसका प्रमुख केंद्र है। योग और देहरादून से खबर सामने आ रही, उत्तराखंड बनेगा योग और वेलनेस पर्यटन की राजधानी। नई योग नीति को मंजूरी मिल गई है और 20 लाख की सब्सिडी योग प्रशिक्षण केंद्र और वेलनेस केंद्रों का भी विकास किया जाएगा। योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाए। मुख्यमंत्री ने अपील की राज्य में रोजगार के नए अवसर भी इससे पैदा होंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को योग और वेलनेस पर्यटन की वैश्विक राजधानी बनाने के अपने संकल्प को दोहराया और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत राज्य में योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार योग प्रशिक्षण केंद्र, वेलनेस और आयुर्वेद से जुड़े अलग अलग केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। उनका उद्देश्य है कि योग को केवल एक दिन तक सीमित ना रखा जाए बल्कि इसे हर नागरिक की दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि योग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। उत्तराखंड जो प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का केंद्र है, योग और वेलनेस के लिए एक आदर्श स्थान है। सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और योग पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जनता से योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की ताकि सभी स्वस्थ और खुशहाल रह सके। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य में इस बार योग दिवस विशेष रूप से मनाया जाएगा और उन्होंने बताया कि जैसे पूरे देश में योग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, वैसे ही उत्तराखंड में भी इस दिवस को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम इस साल योग दिवस के अवसर पर राज्य के लिए एक विशेष योग नीति लेकर आए हैं और इस नीति का उद्देश्य न केवल योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाना है बल्कि इसे राज्य की प्रगति, समृद्धि और रोजगार का माध्यम भी बनाना है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार कई नवाचारों पर काम भी कर रही है जिससे योग और वेलनेस पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। उत्तराखंड जो आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध है, योग के लिए एक आदर्श स्थल बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है युवाओं को योग और वेलनेस के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी दिया जाए और उनका मानना है
योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं और बल्कि जीवन जीने की एक कला भी है और ये पहल राज्य को नई दिशा दे सकती है। और उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ है जब श्री केदारनाथ धाम से गुप्त काशी की ओर जा रही एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी यूसीएडीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें पायलट समेत 6 यात्री थे। यात्रियों में 5 वयस्क यात्री और एक बच्चा भी शामिल है। ये यात्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना कर दी गई। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और स्थिति की लगातार निगरानी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा शोक भी जताया और बाबा केदारनाथ से सभी यात्रियों की कुशलता की प्रार्थना भी की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बचाव कार्यों में कोई कोताही ना हो और घायलों को शीघ्र इलाज मुहैया कराया जाए। सरकार स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हैं और हर संभव मदद भी की जा रही है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड क्षेत्र में एक गंभीर हादसा हुआ जब केदारनाथ रोड पर यात्रियों को ले जा रहे कार्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और एक घटना सुबह लगभग 5:30 बजे की बताई जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना का संभावित कारण खराब मौसम बताया जा रहा है, हालांकि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें पायलट समेत यात्री शामिल है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रक्रिया बल एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना की गई। दोनों टीमें अब घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है। घटनास्थल पर एक अत्यंत दुर्गम और घने जंगल वाले क्षेत्र में स्थित है। ये बात करें तो जिससे बचाव अभियान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक टीमों को पैदल यात्रा कर घटनास्थल तक पहुंचना पड़ा। राज्य सरकार स्थिति पर नजर भी बनाए है और स्थानीय प्रशासन को हर संभव सहायता के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रभावितों की कुशलता की प्रार्थना भी की है। और राजधानी देहरादून के कुआंवाला क्षेत्र में हरिद्वार से देहरादून जा रही एक बस बीच सड़क में पलट गई। घटना के समय बस में सवार कोई यात्री नहीं था, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जानकारी के मुताबिक बस किसी कारणवश नियंत्रण खो बैठी और सड़क के किनारे पलट गई। चालक ने तुरंत वाहन रोकने की कोशिश की, लेकिन बस नियंत्रण से बाहर हो गई। हालांकि दुर्घटना के कारण बस को मामूली नुकसान भी पहुंचा। स्थानीय लोग और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बस को सुरक्षित स्थान पर भी स्थानांतरित किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और ये दुर्घटना समय पर खाली बस होने के कारण बड़ा हादसा टलने की खुशकिस्मती
मानी जा रही अथॉरिटीज ने ड्राइवर को सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी है। राजधानी देहरादून में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह से ही आसमान में काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया है, जिससे दिन के उजाले में ही अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश की शुरुआत होगी, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई और गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाएं शहर के अलग अलग हिस्सों में पेड़ पौधों को झुकाते हुए चल रही है। वहीं कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने पहले ही 14 जून से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जताया था और बताया था कि स्थिति पूरे हफ्ते बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के कुछ इलाकों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने निचले क्षेत्रों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बारिश के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है, जबकि स्कूल, कॉलेज और कार्यालय जाने वालों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं प्रशासन भी अलर्ट पर है और स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में मौसम के और बिगड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर प्रोएक्टिव अप्रोच में नजर आए। राज्य में संभावित आपदाओं और भारी बारिश को देखते हुए सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आपदा परिचालन केंद्र की समीक्षा बैठक भी की और उस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के दोनों मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव कार्य भी शुरू किए जा सके। सीएम धामी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी जिलों में आवश्यक राशन, दवाइयां और अन्य आपातकालीन सामग्री का पूरा स्टॉक पहले से तैयार रहे। उन्होंने बिजली, पानी, स्वास्थ्य और संचार से जुड़े विभागों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करे और अनावश्यक यात्रा से भी बचे। उनका ये सक्रिय रवैया मानसून के दौरान राज्य की सुरक्षा और राहत कार्यों में भी अहम भूमिका निभा सकता है। और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। विशेषकर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब उमड़ रहा है। अब तक केवल केदारनाथ धाम में ही 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि चार धाम यात्रा में कुल संख्या 28 लाख को पार कर चुकी है। हर दिन औसतन 70,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं कड़ी की गई है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के लगभग सभी देश गुलामी और उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्त हो रहे थे और ऐसे में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक सत्ता के रूप में उभरी और अपनी विचारधाराओं को दुनिया के अन्य देशों पर थोपने लगी। और इसी समय सन 1947 में आजाद हुआ भारत न तो पूरब के गुट में शामिल हुआ न पश्चिम के, बल्कि उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाया। भारत ने विश्व की राजनीति में एक स्वतंत्र और स्वायत्त भूमिका निभाने पर बल दिया, लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी देश एकजुट होकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, एशियाई देशों ने भी इसे महसूस किया कि उन्हें एकजुट होना होगा। इसी सोच के तहत भारत, रूस और चीन ने RIC ट्रोइका फॉर्मेट बनाया। हालांकि समय के साथ चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस ट्रोइका को प्रभावित भी किया और इसे कमजोर किया। लेकिन हाल ही में रूसी विदेश मंत्री के बयान के बाद ये फॉर्मेट फिर से चर्चा में आ गया। तो आज हम जानेंगे कि ट्रोइका क्या है, ये क्यों बनाया गया था और इतने सालों बाद ये फिर से क्यों चर्चा में आया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दिशा दशा बदलने और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव ने दक्षिण पश्चिम देश, खासकर भारत, रूस और चीन को यह एहसास दिलाने लगा है कि ये पश्चिमी देश हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कूटनीतिक और आर्थिक हित को साधने के लिए हम विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं।
इसलिए इन देशों ने एक ऐसे संगठन बनाने पर बल दिया जो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रीमाकोव की पहल पर हुई थी। इस फॉर्मेट की स्थापना के बाद से अब तक करीब 20 बार से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित हो चुकी है। ये बैठकें न सिर्फ विदेश नीति के प्रमुखों के स्तर से संपन्न हुई, बल्कि इसमें तीनों देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि आरआईसी ट्रोइका फॉर्मेट क्या है। आपको बता दें, आरआईसी ट्रोइका फॉर्मेट रसिया, इंडिया, चाइना का एक ट्रायंगल है। यह एक तरह का रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र आवाज उठाना और अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करना था। दूसरा सवाल कि आखिर यह कमजोर क्यों हो गया, तो आपको बता दें, तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरत है जिसे हल करने पर कभी किसी के द्वारा बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत चाइना के द्वारा समय समय पर भारत के साथ संबंधों में तनाव देखा गया। आपको याद हो कि साल 2020 की वह घटना जब चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत के साथ झड़प किया। दरअसल भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य विवाद के बाद से आरआईसी ट्रोइका को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार की आवश्यकता जताई थी। लेकिन जिस तरह से चाइना ने भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इसे फिर से खड़ा करना ट्रोइका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है, जो इस फॉर्मेट को बार बार कमजोर करता है। तीसरा सवाल कि यह फिर चर्चा में आया, तो आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव राल पर्वतों के बीच बसे शहर पॉम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और रणनीतिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉस्को रूस, भारत, चीन यानी आरआईसी फॉर्मेट के तहत गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि रखता है। रूस का साफ तौर पर कहना था कि वह देख चुका है अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद आज एशियाई देशों के बढ़ते आर्थिक विकास और संबंधों से परेशान है। इसलिए अब समय आ गया है कि संगठन को फिर से जीवित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसा मैं समझता हूँ, आज की तारीख में भारत और चीन के बीच सीमा परिस्थिति को शांत कराने के लिए एक सहमति बन चुकी है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस आरआईसी ट्रोइका को फिर से सक्रिय किया जाए। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या चाइना अपने विचारों में बदलाव करेगा, क्योंकि उसने हमेशा भारत के साथ धोखा किया है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज नाटो खुले तौर पर भारत को चीन के खिलाफ साजिशों में शामिल करने की सोच रहा है। उन्होंने कहा, मैं यह बात भारत के साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं। हमारे भारतीय दोस्त और हम इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जिसे वास्तव में उकसावे की एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। इस बयान से साफ है कि रूस भारत के साथ सहयोग और समर्थन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं चीन के प्रति रूस की कुछ शंकाएं अभी भी बनी हुई है। आरआईसी ट्रोइका फॉर्मेट एक ऐसा गठबंधन जो तीसरी दुनिया के देशों को वैश्विक राजनीति में स्वतंत्रता और सामूहिक ताकत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालांकि समय समय पर इसकी चुनौतियां और बाधाएं आई, लेकिन रूस के हालिया बयान ने इस फॉर्मेट को फिर से सक्रिय करने की संभावना को बढ़ा दिया है। तो क्या भारत, रूस और चीन मिलकर फिर से एक मजबूत त्रिकोणीय गठबंधन बना पाएंगे? और क्या यह वैश्विक सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा? ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। राजनीतिक दशा बदल और दुनिया में रुपए से बड़ा रिश्ता कुछ नहीं है। और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। चाहे सऊदी अरब का दौरा कर हथियारों के सौदे करना हो या आतंकवाद पर नरम रुख अपनाना, ट्रंप की रणनीति में डॉलर सबसे आगे है।
ओबामा प्रशासन ने जिस ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उसे ईरान से ट्रंप ने आर्थिक फायदे के लिए बातचीत शुरू कर दी, जिससे इजरायल ने तीखा विरोध भी जताया। यही नहीं, टैरिफ वॉर के जरिए ट्रंप ने चीन समेत कई देशों के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इन विवादों के पीछे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है, जिसमें केवल अमेरिका का ही लाभ देखा जाता है। तो क्या ट्रंप का यह कदम अमेरिका को फायदा देगा या वैश्विक कूटनीति को नुकसान? जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजरायल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजरायल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजरायल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजरायल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजरायल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजरायल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा, दोनों को लेकर दोनों देश एक मत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए लाभकारी साबित हो या वैश्विक तनाव बढ़ाए, ये तो समय ही बताएगा। दरअसल अमेरिका। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।